प्लांट होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स ही नहीं होती तो पानी कैसे ऊपर पहुँचता है, यानी क्रेसेंट ऑफ सेप उनमें कैसे होता है। और कि जो वेसल्स हैं उनके अंदर की सरफेस, इनर सरफेस पे बहुत सारे पिट्स और ग्रूव्स वगैरह होती हैं, उस वजह से वो स्मूथ नहीं होती, वो एक सेम डायमीटर नहीं प्रोवाइड करती, उस वजह से इनके अंदर कैपिलरी फोर्स लगना इम्पॉसिबल सा है। सो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया। अब हमें जो पढ़नी थी वो थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि जो एसेंट ऑफ शेप है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिस्पॉन्सिबल है इस एसेंट ऑफ शेप के लिए, कि जब प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है उस ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर की वो जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट है उस प्लांट में जो लीफ हैं और जो ब्रांचेस वगैरह हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। सिंपल सा मैं ये कह सकती हूँ आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पे काम करता है कि जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, वेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, उस वजह से लीव्स में, स्टेम्स में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कमी आ जाती है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी के कारण जो रूट की सेल्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, ताकि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिर से बैलेंस किया जा सके, और इस वजह से एसेंट ऑफ शेप होता है। सिंपल से वर्ड में हम यही कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ शेप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बार बार ट्रांसपिरेशन होता है तो जो उसका एरियल पार्ट है प्लांट का उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती है, जो कि बैलेंस किया जाता है वाटर को अब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू सॉइल से। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ शेप, atmospheric pressure responsible evaporation from the leaf by reducing the pressure in the xylem duct is adequate to bring about a flow of water through the xylem of short stemmed plant। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन के साथ साथ एक ऑब्जेक्शन भी है कि इवेपोरेशन से क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उनके अंदर रिड्यूस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से जो जाइलम की डक्ट्स हैं यानी कि जो जाइलम है वो क्या करेगा कि वाटर को अब्जॉर्ब कर रहा है, एडिक्ट ऊपर की तरफ खींच रहा है। लेकिन ये सब कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी अगर हम कहें तो कुछ लेंथ वाले जो प्लांट हैं यानी कि कुछ हाइट की प्लांट तक ही वाटर को ऊपर पहुंचाया जा सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट तो ये था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। ऑब्जेक्शन ये आया कि इससे सिर्फ शॉर्ट स्ट्रीम्ड प्लांट जिनकी हाइट 10 to 100 मीटर है वहाँ तक ही वाटर को पहुँचाया जा सकता है। और सेकेंड ऑब्जेक्शन ये था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ काम करता है जहाँ पर फ्री सरफेस हो, लेकिन जाइलम और प्लांट के अंदर कोई ऐसी आपको फ्री सरफेस नहीं मिलती, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करेगा। वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कर सकता है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं कर सकता। फिर जो थर्ड थ्योरी आई वो आई इम्बिशन थ्योरी। इम्बिबिशन क्या होता है, जैसा कि आप एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं वैसा ही इम्बिबिशन भी होता है। इम्बिबिशन को आप इस तरह से ले सकते हैं कि कोई भी इम्बाइब, अब आप ऐसे समझ के चलिए कि आप वुड लेते हैं, कोई भी एक वुड का पीस लीजिए, जैसे कि आप अपना दरवाज़ा मान लीजिए या विंडो ले लीजिए। इस विंडो या जो आपका गेट है, इस डोर के अंदर जब रेनी सीज़न होता है, जब बरसात आती है तो ये थोड़ा स्वेल हो जाते हैं। स्वेल हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वाटर को जो एब्जॉर्ब करते हैं इसी को कहते हैं इम्बिबिशन, कि इम्बिबिशन के अंदर इम्बाइब जिसको अब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। तो इम्बिबिशन एक तरह का एब्जॉर्प्शन ही है, स्पेशल टाइप। अब इसे आप यहाँ से देख लीजिए कि इम्बिबिशन इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन दैट टेक प्लेस व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड कॉलिड्स कोजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। कि कोई भी सॉलिड सरफेस, जैसा कि मैंने आपको डोर बताया, विंडो बताई, इनके अंदर जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और वाटर एब्जॉर्ब किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूज़न के थ्रू। और डिफ्यूज़न किस बेस पे काम करता है, डिफ्यूज़न करता है कि हाई टू लो की तरफ जाता है। तो जैसा कि एक वुड है, वुड के अंदर वाटर का अमाउंट बिल्कुल न के बराबर है, तो यानी कि वहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया। अब वाटर बाहर की साइड ज़्यादा है तो वो उस वुड के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इम्बिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन दैट टेक प्लेस व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड कॉलिड्स कोजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिससे कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स में ये याद रखिए कि इम्बिबिशन, जब आप बरसात वगैरह देखते हैं तो उसमें आपकी जो गेट और विंडो हैं ये स्वेल हो जाते हैं या फूल जाते हैं, ये सब इम्बिबिशन के अंदर आता है। जिसकी सीड है उसको आप पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, ठीक है, जर्मिनेट कराने से पहले, वो भी इम्बिबिशन का ही एग्जाम्पल है।
तो ये सब मैं आपको कंसेप्ट इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें भी पता रहें कि ये एक्चुअली क्या है और थ्योरी किस वजह से दी गई। अब इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि देखिए, अकॉर्डिंग टू सच वाटर राइसेस बाय इम्बिबिशन थ्रू द थिक वॉल्स ऑफ द जाइलम सेल्स एज वेल एज दोज द स्क्लेरेंकाइमेटस ऑफ द फ्लोएम, कि जो वाटर है वो जाइलम की जो वेसल्स हैं, ठीक है, और ट्रैकेट्स, उनकी सेल्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, बाहर से, क्योंकि बाहर सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा होता है तो जाइलम की सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे ऊपर की तरफ वाटर को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। जैसा कि आपको मैंने प्लांट का इसका बताया, डोर वगैरह का, कि जब जैसे ही रेनी सीजन था, कोई भी आप वुड की चीज़ ले लीजिए, चाहे आपका कोई भी सामान हो, वो थोड़े स्वेल हो जाते हैं क्योंकि उनको जैसे ही मॉइस्चर मिलता है, वाटर मिलता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं। तभी आपको जैसे थोड़ा बरसात में बंद करते हैं जब गेट, तो थोड़ा टाइट हो जाता है वो। तो ये इम्बिबिशन का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने इसमें ये ले लिया कि इम्बिबिशन के थ्रू जो जाइलम की सेल्स हैं, मतलब वेसल्स और ट्रैकेट्स, ये इसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और देन ये काम करता है कि ऊपर तक एसेंट ऑफ शिप कर पाए। लेकिन यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्शन आया वो ये आया कि चलिए आपका ये भी कंसेप्ट मान लिया कि इम्बिबिशन के थ्रू होता है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स इतना ही मतलब पहुँचा सकता है वाटर को 100 to 1000 की दूरी तक, मतलब इतनी लेंथ हो कि प्लांट, जैसे कि यहाँ पे 10 to 100 था, कि ये 10 to 100 मीटर तक प्लांट को पहुँचा पाता था। यहाँ पर था कि ये कुछ 1.5 मीटर तक प्लांट में वाटर को पहुंचा पाता था, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ इतनी होती थी कि 1.5 मीटर तक प्लांट को पहुंचा पाए। रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर 2 एटमॉस्फेयर था, मतलब 2 atm प्रेशर था, जो कि कुछ हाइट तक प्लांट में वाटर को पहुंचा सकता था। तो ये सारे ये फोर्स डिनोट करते हैं कि इनकी वैल्यू इतनी ही होती है कि कुछ हाइट तक पहुँचा पाए। अब इम्बिबिशन थ्योरी को मान तो लिया गया कि हाँ चलिए इसका जो वैल्यू है, इस इम्बिबिशन थ्योरी से जो इम्बिबिशन से जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी जो वैल्यू है वो 100 to 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। तो यहाँ ठीक है, लंबे प्लांट जितने भी हों उनकी हाइट तक पहुँचा देगा वाटर। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन अब ये आया कि इससे जो रेट है वाटर की, एसेंट ऑफ शिप की, वो बहुत ही लो है। एसेंट ऑफ शिप इससे 100 टाइम्स फास्टर होता है। और दूसरा कि जो वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं उनके अंदर से वाटर ऊपर की साइड मूवमेंट करता है। जैसा कि आपको पता है कि वेसल्स और ट्रैकेट्स एक पाइप की तरह होती हैं, हॉलो पाइप की तरह होती हैं, तो उनके अंदर से वाटर एसेंट ऑफ शिप उनके अंदर से मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इम्बिबिशन में उसकी जो सेल्स हैं, और सेल्स किसकी, वॉल की सेल्स से तो अब्जॉर्ब करेंगी, तो वो वॉल्स के थ्रू नहीं होता। तो इसके लिए 2 ऑब्जेक्शन ये आए कि फर्स्ट चीज़ इन्होंने जैसा कहा था कि इम्बिबिशन जाइलम और वेसल, मतलब वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनकी जो वॉल सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन जो वाटर का एसन मतलब शेप है, वाटर का ट्रांसलोकेशन है, वो उनकी कैविटी से होता है, ना कि उनकी वॉल से। सेकंड, चलिए ठीक है, आपका मान लिया कि 100 to 1000 मीटर तक पहुंच जाएगा, लेकिन इस रेट से अगर गया तो बहुत ही ये लेट हो जाएगा, मतलब ये रेट बहुत ही लो है, इतना धीरे पानी नहीं पहुंचता है प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक। सो इस थ्योरी को भी रिग्रेट किया गया, इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये थ्योरी भी नहीं मानी गई। अब जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी आती थी वो आती है कोहेसन और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया था मैंने, आपको कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि ये थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी थी। अब कोहेसन टेंशन, अब सिंपल सा यहाँ पे 2 वर्ड याद रखिए कि इस थ्योरी के अंदर 2 वर्ड काम करते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है अडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को आप ऐसे मान लीजिए सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, और अडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं उनके बीच लगने वाला। तो इसे आप कह सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स और इसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा का मतलब अंतरा अणुक और इसे अंतः अणुक, ठीक है। अब कोहेसिव फोर्स में जैसा कि आप मान लीजिए कि वाटर की ड्रॉपलेट है, हमने इसमें भी पढ़ा था कैपिलरी के अंदर कोहेसिव फोर्स काम करता है, वैसे ही यहाँ पर भी देखिए वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर जो फोर्स लगता है, मतलब सेम वाटर की ड्रॉपलेट, सारी वाटर की ड्रॉपलेट को आप रखिए, वो आपस में जब अट्रैक्ट होकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेती हैं, उनके लिए कोहेसिव फोर्स काम करता है। तो कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बता रहा है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करे और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, देखिए कैपिलरी
भी इसी वर्क पे काम करती थी कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए चलते हैं। तो ये तो हो गया कोहेसिव फोर्स जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है। सेकंड है एडहेसिव फोर्स या फिर एडहेशन। एडहेसिव फोर्स वो होता है जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल किसके, एक तो ये जो जाइलम है इसकी वेसल्स या ट्रैकेट्स, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल और दूसरा इस वाटर का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में, यानी कि एक तो वेसल्स या ट्रैकेट्स के मॉलिक्यूल और दूसरा ये जो जाइलम, ये जो वाटर है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा। तो एडहेसिव को आप मतलब इंटर मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि जाइलम की ट्रैकेट्स के बीच में और वाटर के बीच में, और कोहेसिव के अंदर आप कह सकते हैं कि वाटर के दोनों या वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल उनके बीच में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट होना क्लियर था। चलिए आपको क्लियर करवा दिया। आप देखिए, कोहेसिन एंड एडहेसिव क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प मूव अप वाटर अपवर्ड, कि इस वजह से जब ये एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे तो उस वजह से इन जाइलम के अंदर क्या होता है, जो जाइलम की वेसल है इनके अंदर क्या होता है, एक टेंशन का मतलब एक तनाव उत्पन्न होता है कि ये अंदर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ इसे खींचता है, उस वजह से वाटर ऊपर तक मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर आप इस थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट ये काम करते हैं कि कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, एडहेसिव फोर्स काम कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल काम कर रहा है। चलिए इस थ्योरी को आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी जो डिक्सन एंड जॉली साइंटिस्ट थे इन्होंने दी थी, इसलिए इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली थ्योरी भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि अगर कोहेसिव एडहेसिव थ्योरी या कोहेसिव टेंशन थ्योरी या कोहेसिव थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या डिक्सन जॉली थ्योरी अगर कुछ भी आता है तो दैट मीन कि ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर हमने कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स के बारे में बात की है और इसी के अंदर हमने ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में बात, एंड ये थ्योरी डिक्सन एंड जॉली ने दी थी, इसलिए इसे डिक्सन जॉली थ्योरी भी कहा गया। अब चलिए, जैसा कि आपको मैंने कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स के बारे में बता दिया, कोहेसिव का मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में, एडहेसिव का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है ये समझ लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप सब चीज़ को इंटरकनेक्ट करके समझ पाएँ। अब ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब होता है कि जब जो लीफ की सरफेस होती है, यहाँ देखिए ये जो लीफ की सरफेस है, ठीक है, इस लीफ की सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू वाटर रिलीज होता है। मेसोफिल सेल्स में क्या है, वाटर है, और ये वाटर स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है। उस ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि इस मेसोफिल, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर डिफ्यूजन डिफिशिएंट प्रेशर, जिसे आप कहते हैं, एक तरह अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि इनके जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है तो इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाने से इनके अंदर एक डिफ्यूजन डेफिशिएंट प्रेशर, जिसे आप कहते हैं विसरण दाब न्यूनता, वो जनरेट होता है। कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट पहले ज़्यादा था, उन्होंने क्या करा, वाटर को रिलीज कर दिया स्टोमेटा के थ्रू एयर में। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो इनके कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है, तो इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाई हो जाता है। उस वजह से ये पास में जाइलम की सेल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और इस तरह से ये धीरे धीरे जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट है, ये जो सेल्स के अंदर जनरेट हुआ मेसोफिल सेल्स के अंदर, और ये जो जैसे आप बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता, ये रूट हेयर तक सेल्स में पहुंच जाता है। जिस आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विसरण दाब न्यूनता क्या होता है, कि दो सेल्स, जिसे आप कह सकते हैं कि DP1 माइनस DP2, कि एक सेल्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरे सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे आप विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन डेफिशिएंट प्रेशर कहते हैं। तो वही चीज़ कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया कंपैरेटिवली दिस, सो ये धीरे धीरे करके इनकी रूट हेयर तक डिफ्यूजन डेफिशिएंट प्रेशर पहुँचता है, और इस वजह से ये वाटर ऊपर की तरफ, जैसे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो ये जाइलम से लेंगे। अब जाइलम की लीफ की जाइलम की सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया क्योंकि इनके पास क्या हो गई, वाटर की कमी हो गई, तो ये स्टेम की जाइलम सेल्स से लेंगी, और ये धीरे धीरे करके रूट की जाइलम सेल्स से लेंगी, और फिर रूट की जाइलम सेल्स इसकी पेरिसाइकल एंडोडर्मिस, ये धीरे धीरे करके रूट हेयर तक पहुंचता है, और रूट हेयर बाहर सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब ये कंटिन्यूटी बनने का सेकंड पॉइंट ये है कि इन जाइलम वेसल्स के अंदर या ट्रैकेट्स के अंदर वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है, और इन वाटर के पास में क्या होता है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स होता है, जिससे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक कंटिन्यूटी मिलती है वाटर की,
एक पूरा ही कॉलम मिलता है, जिससे आप बोलते हैं कि वाटर बिल्कुल एक कंटिन्यूटी फैशन में चल रहा होता है, मैनर में चल रहा होता है। और यहाँ से इसके ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल काम कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्हें फोर्स कर रहा है ऊपर की तरफ खींचने के लिए। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आप एक पाइप से एक साइड से खींच रहे हैं, उसमें मतलब उसे मुंह से खींचना है या किसी वैक्यूम से इस तरह से खींच रहे हैं जिससे कि उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये उसको सक करने का काम कर रहा है, वाटर को सक कर रहा है, यानी कि खींच रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है। और ये जो टेंशन इसकी वजह से जनरेट हो रहा है, वो टेंशन जाइलम की सेल से होते हुए रूट हेयर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट काम करते हैं इस थ्योरी के अंदर। पहला, कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो इनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है वाटर के, और अडहेसिव फोर्स जो कि जाइलम की जो वेसल्स या ट्रैकेट्स हैं उनके और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। उस वजह से ये इस जगह को तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें इस जाइलम की वेसल्स या ट्रैकेट से बहुत अच्छे से चिपके हुए रहते हैं। अब इनके अंदर क्योंकि यहाँ पर ये चिपके हुए हैं, इनके अंदर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट यानी कि विसरण दाब न्यूनता, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे करके बाकी सेल से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता जाता है। तो पास वाले सेल से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एब्जॉर्ब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वाटर इन मेसोफिल सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कम हो चुका है। तो इन सिंपल वर्ड आपको यहाँ 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या? एक तो यहाँ से नाम से ही देख लीजिए, कोहेसिव प्रेशर और अडहेसिव। दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल, और इस ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव एंड अडहेसिव के कारण यहाँ पर एक कंटिन्यूटी बनती है, और ये कंटिन्यूटी इसे ऊपर तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ये है कि इससे जो प्रेशर जनरेट हुआ है उनका जो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 300 ATM तक होती है, यानी कि ये जो कोहेसिव एंड अडहेसिव एंड टेन से जो टेंशन जनरेट होता है, जो प्रेशर जनरेट होता है, वो 300 ATM प्रेशर तक को टॉलरेट कर लेता है। लेकिन वाटर को टॉप तक पहुंचाने के लिए 120 मीटर, मतलब कितना भी लंबा प्लांट हो उस तक पहुंचाने के लिए, अगर 120 मीटर लॉन्ग प्लांट है, उसकी हाइट 120 मीटर है, तो उसको 30 ATM तक प्रेशर की ही ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे 300 ATM प्रेशर तक को क्या कर पा रहे हैं, टॉलरेट कर पा रहे हैं। इस वजह से ये कितना भी ऊंचा प्लांट हो, कितनी भी हाइट का प्लांट हो, वहाँ पर ये थ्योरी वर्क कर रही है कि वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए रूट हेयर ने, और सबसे पहले देखिए ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, यानी कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया। इन्होंने यहाँ से वेसल्स से पानी लिया, और ये वेसल्स के अंदर कंटिन्यूटी बनी हुई है क्योंकि इनके अंदर कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉलम बना हुआ, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है वाटर की ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए। अब ये कंटिन्यूटी यहाँ आके ब्रेक भी होती तो यहाँ पर क्या है, इनका जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बहुत हाई है क्योंकि यहाँ पर ये पानी इनको दे रहा है ना, मेसोफिल सेल्स को। इस वजह से कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब इसकी कंटिन्यूटी को न ब्रेक करते हुए ये अपने जो रूट हेयर की सेल्स हैं वहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रूट हेयर की सेल्स सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से वाटर कितना भी ऊंचा प्लांट हो वहाँ तक पहुँचा देता है, और इससे जो इसकी जो वैल्यू होती है वो 300 ATM तक होती है, जो कि सफिशिएंट है कितना भी हाइट का प्लांट हो वहाँ तक वाटर को पहुँचाने के लिए। सो इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से माना गया कि हाँ, ये थ्योरी बहुत सारी जो ऑब्जेक्शंस थे उनको कंपनसेट कर रही है, उनको कंप्लीट कर पा रही है कि हाँ ठीक है, चलिए सफिशिएंट है ये चीज़। सो इन पॉइंट्स को बताने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि उन्होंने क्या करा कि एक ट्यूब ली या एक पाइप लिया, उस पाइप को एक वाटर से फिल बीकर के अंदर डिप कर दिया, और वो जो पाइप था, वो जो ट्यूब थी, उसे भी क्या करा, पूरा वाटर से फिल किया, और उसको उसके बाद में एक वाटर से फिल बीकर के अंदर डिप किया, और उसके ऊपर एक गीला स्पॉन्ज, मतलब एक वेटेड स्पॉन्ज को फिट कर दिया। इस तरह से उन्होंने एक सेटअप तैयार करा कि ऊपर की साइड में एक स्पॉन्ज या फिर कोई भी एक पोरस पोर्ट रख दिया, और जिसको कि एकदम वेट किया है, गीला कर दिया है। अब इन्होंने इसके नीचे एक ट्यूब रखी, और ये ट्यूब भी वाटर से फिल कर दी, और इसे भी एक वाटर से फिल बीकर के अंदर डिप कर दिया। तब उन्होंने देखा कि ये जो पोरस पोर्ट है या फिर ये जो स्पंज है, इससे जैसे जैसे पानी बाहर की तरफ गिरता है, या इससे जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है, और इसकी जो सरफेस है वो जैसे जैसे ड्राई होती है, क्योंकि वाटर इवेपोरेशन होता है सॉलिड थिंग्स में, तो इनके अंदर जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है तो उस वजह से इसकी जो सरफेस है वो ड्राई होने लगती है। अब इस ड्राइनेस को एक टाइम पे आके पूरी ड्राई हो जानी चाहिए, लेकिन
ये ड्राई नहीं होती क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी बना दी है यहाँ पर, इसके अंदर पूरा वाटर फिल कर दिया है और इसको इस वाटर से फिल बीकर के अंदर रख दिया है। तो ये इस ट्यूब के अंदर जो वाटर है ये इसको फिर से हाइड्रेटेड कर देता है, यानी वापस से इसको वेट कर देता है। और जैसे ही ये ट्यूब थोड़ी सी भी ब्लैंक होती है, मतलब थोड़ी सी भी खाली होती है, ये यहाँ से इस फिल बीकर के अंदर से वाटर ले लेती है। तो ये कंटिन्यूटी वे में चलता रहता है। इसको उन्होंने इस चीज़ से समझाया कि अगर आप यहाँ पे प्लांट को रख दें तो अगर प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन भी कर रही हैं तो वो कंटिन्यू यहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब करती रहेंगी और ये इस तरह से वाटर इस मैनर में ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो उन्होंने ये चीज़ बताई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आपको यहाँ पर आई होप क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी क्वेश्चन